हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आंसर राइटिंग स्किल्स बताई है और उसमें मैंने कुछ कुछ कॉपियाज़ भी दिखाई है। तो आप वहाँ से कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं कि किस तरह से आपने आंसर को स्टार्ट किया जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो था वो हमारा इंडिपेंडेंस डे था। तो उसमें मिस्टर मोदी जी ने कुछ स्पीच दिए थे जिसमें कुछ उन्होंने फैक्ट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था और उनके जो भी गवर्नमेंट्स ने अचीव किया है लास्ट 12 ईयर्स में, तो उस पे उन्होंने फोकस किया था। तो ये यहाँ पे मैं जो आपको फैक्ट कराऊंगी, जो भी इसमें अगर कुछ डेटा आता है तो ये आपके आंसर को इनरीच करने में कोशिश करेगा, चाहे वो मेंस में हो या तो फिर एसे में। तो ये दोनों में ही आप अपने आंसर, दोनों ही केस में आप अपने इस पॉइंट्स को जो है वो यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई इस तरह की स्पीच होती है, अगर आप उससे कोई पॉइंट्स को कोट करते हैं तो उससे आपके मार्क्स जो हैं वो नेचुरली बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो जो हाईलाइटेड है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं जो भी लास्ट 12 ईयर्स में मिस्टर मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अचीवमेंट हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे। तो मेन फोकस उनका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने बताया है कि जैसे डिफेंस प्रोडक्शन में नियरली 4 टाइम्स जो है वो देखा गया है ग्रोथ। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ में नियरली 5 टाइम का ग्रोथ है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में नियरली 7 टाइम का। मॉडर्न रेलवे कोच प्रोडक्शन में 21 टाइम्स का इंक्रीमेंट देखा गया है। और मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन में 35 टाइम्स का। तो ये जो भी है ना, इसको आप साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन आता है ना उसमें आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगेन डिजिटल इंडिया एंड इनोवेशन पे फोकस है। तो इंटरनेट कंज्यूमर लास्ट 12 ईयर में नियरली 4 टाइम्स बढ़ा है। डिजिटल ट्रांजेक्शन अराउंड 100 टाइम्स बढ़ा है। तो देख सकते हैं कितनी मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन फास्ट डिलीवरी ऑफ बेसिक एमेनिटीज़, तो उसमें जैसे टैप वाटर कनेक्शन है वो एवरेज एनुअली जो ग्रोथ है वो नियरली 15 टाइम फास्टर है। एलपीजी कनेक्शन जो है वो एनुअल पेस नियरली 6 टाइम फास्टर है। टॉयलेट फॉर द पुअर, इनका जो एनुअल पेस है वो नियरली 4 टाइम फास्टर है। और पक्का हाउस का जो एक्सेसिबिलिटी है पुअर लोगों को, तो वो नियरली 3 टाइम्स फास्टर है। और ये एनुअल पेस जो है वो दिखाया गया है। और ये भी बोला गया है कि लास्ट 12 ईयर में हमने हंड्रेड्स ऑफ जो ऑब्सोलीट लॉज हैं, मतलब जो पुराने हो चुके हैं जिनका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहा है, वो एबोलिश किया गया है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि 3 क्रिमिनल लॉज जो है वो लाया गया है, जिसमें बहुत सारे पुराने एक्ट्स थे उसको उसमें मिला करके और बहुत सारे पुराने को एबोलिश करके वो 3 क्रिमिनल लॉज जो है वो बनाया गया है। अब जो है वो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पे फोकस है। तो इंडिया जो है वो एक कंप्लीट सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम जो है वो बनाएगा। और इंडिया जो है वो चिप्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, उसका एक्सपोर्टिंग भी स्टार्ट कर दिया है। अब क्रिटिकल मिनरल्स पे फोकस दिया गया है कि किस तरह से इंडिया ने अभी क्रिटिकल मिनरल्स के फील्ड में स्टेप्स लिए हैं। और कुछ जैसे नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, क्रिटिकल एक मिनरल कॉरिडोर है जो यूनियन बजट में हाईलाइट किया गया है कि ये 4 स्टेट्स में बनाया गया है। तो आप जब बजट पढ़िएगा तो ये 4 स्टेट्स है, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ के भी कुछ स्टेट्स हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट चारों स्टेट्स के नाम याद नहीं आ रहे, बट वो 4 स्टेट्स जो है उसको एक बार आप देख लीजिएगा। और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने एमओयूज़ भी साइन करी है क्रिटिकल मिनरल्स पे, जैसे ब्राज़ील हो गया, फिर अफ्रीकन के कुछ कंट्रीज़ हैं तो उन लोगों के साथ में। अब एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस है। तो एनर्जी सिक्योरिटी कैसे लास्ट 12 ईयर में देखा गया है कि किस तरह से हुआ है। तो न्यूक्लियर फील्ड में शांति एक्ट को लाया गया है। इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है वो फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अपना एक माइलस्टोन अचीव किया है। अगेन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इंडिया ने क्या किया है। तो लास्ट 12 ईयर में इंडिया ने 99% ऑफ जो इंडियाज़ के ऑफशोर एरियाज़ हैं उसको नो गो एरिया पहले किया जाता था। मतलब 12 साल से पहले ये चीज़ था कि
इंडिया का जो ऑफशोर है उसमें से लगभग 99% एरिया जो था वो नो गो एरिया था, मतलब वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं था जहाँ पे आप ऑयल और गैस को एक्सप्लोर कर सके। लेकिन अब क्या हुआ है कि नो गो एरिया से वो गो अहेड एरिया में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है उसको। अब एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन पे, तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे किस तरह से लास्ट 12 ईयर में स्टेप्स लिए गए हैं। तो जैसे देख सकते हैं कि जब भी आप इस तरह के जो अगर डेटा रहते हैं तो आप इसको जो है वो एज अ ग्राफ भी बना करके आप इसको दिखा सकते हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो जैसे 2014 में क्या था और 2026 में क्या है। तो इस तरह के ग्राफ्स को भी आप जो है अपने आंसर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे 2014 में जैसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन मात्र 70 सिटी में था, लेकिन आज के समय में ये लगभग 700 सिटीज़ में है, लगभग 10 टाइम्स इंक्रीमेंट देखा गया है। उसी तरह से पाइप्ड कुकिंग गैस है, उसमें जैसे 2014 में लगभग 20 से 22 लाख हाउस होल्ड में होता था और अभी यही चीज़ जो है वो लगभग 1.75 करोड़ हाउस होल्ड में है। अगेन सोलर एनर्जी के केस में कि जैसे 2014 में ये जो है वो 2 गीगावाट था और आज ये जो है वो बढ़ करके 160 गीगावाट हो गया है। तो जब भी रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आप जो भी अचीवमेंट्स या ग्रोथ है उसको आप एज अ ग्राफ भी दिखा सकते हैं कि हम 2014 में कहाँ थे और अभी हम 2026 में कहाँ पे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस स्कीम के तहत लगभग 50 लाख हाउस होल्ड को इस स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है। बहुत सारे घरों में जो है वो जीरो इलेक्ट्रिसिटी या फिर कम इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रही है और जो भी एडिशनल जो एनर्जी बन रहा है उसको जो फैमिलीज़ हैं वो सेल भी कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी सेल भी कर रही हैं और उससे उनका अर्निंग भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ भी कर रही है और जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उनको सेल भी कर रही है और वो अर्न भी कर रही है। तो एक तरह से ये डुअल बेनिफिट हो गया। और इस असिस्टेंस को से लगभग 80,000 पर हाउस होल्ड अवेलेबल है, मतलब हर एक हाउस होल्ड को लगभग इस तरह का 80,000 रुपीज़ का असिस्टेंस दिया जा रहा है। अब रेलवेज़ के केस में कि नियरली 100% जो एरिया 100% इंडियन रेलवे जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। जैसे 2014 में नियरली 19 ईयर्स ओनली अराउंड 30% रेलवे, मतलब लास्ट 90 ईयर्स में लगभग 30% ही रेलवे नेटवर्क जो था वो इलेक्ट्रीफाइड था, लेकिन अब जो है वो लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है इंडियन रेलवे का। इंडिया ने अपना फर्स्ट मेड इन इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन भी स्टार्ट किया है। अब है नेक्स्ट पॉइंट जिस पे इन्होंने फोकस किया है वो ग्लोबल क्राइसिस में किस तरह से इंडिया ने अपने आप को विथ स्टैंड किया है, मतलब किस तरह से अपने आप में एक इमर्जिंग इकोनॉमी बोल सकते हैं या फिर कैसे एक रिजिलियंट इकोनॉमी की तरह इमर्ज हुआ है। जैसे पेंडेमिक था, रशियन यूक्रेन वॉर है और अभी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसके बावजूद इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत सही रहा है। तो ये जो है वो एक तरह से अचीवमेंट्स है करंट गवर्नमेंट की। अगेन इन्होंने फर्टिलाइज़र पे फोकस किया है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जब भी क्वेश्चंस आता है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि यूरिया जो है वो बाकी इंटरनेशनली अगर देखें तो 3000 पर बैग दिया जाता है, लेकिन इंडियन फार्मर को ये मात्र 300 रुपीज़ में मिलता है। उसी तरह से DAP इंटरनेशनली इसकी प्राइस जो है वो 5000 है, लेकिन ये इंडियन फार्मर को मात्र 1350 रुपये में मिल जाता है। अब ट्रेड एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी पे इन्होंने किस तरह से ग्रोथ किया है, तो इंडिया जो है वो 2014 से अब तक कम से कम 40 कंट्रीज़ के साथ FTAs जो है वो साइन कर चुकी है और बहुत सारे सेक्टर्स को खोले हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फिशरीज, MSME, टेक्सटाइल और अदर सेक्टर्स में और अलग अलग अपॉर्चुनिटी आई है और इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट भी कर रही है। अब यूथ पे उन्होंने फोकस किया है कि यूथ कैसे सेंटर है विकसित भारत का, तो यूथ जो है वो मेजर रोल बिल्ड करेगा विकसित भारत में। तो स्टार्टअप इंडिया इन्होंने स्टार्ट किया है, 1 लाख करोड़ रिसर्च फंड, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्पेस सेक्टर, नेशनल ड्रोन पॉलिसी, खेलो इंडिया। तो ये सारे जो भी पॉलिसीज़ है या स्कीम है उसमें गवर्नमेंट ने जो है वो यूथ पे फोकस किया है। अगेन अब एजुकेशन और इनोवेशन पे, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो कि
35 ईयर्स के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। यूनिवर्सिटीज़ है कि जैसे पहले 2004 से 14 के बीच में लगभग 350 यूनिवर्सिटीज़ थी, लेकिन अभी जो है वो लास्ट डिकेड में ये बढ़ के 650 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। मेडिकल कॉलेज में इंक्रीमेंट देखा गया है कि 2014 से पहले 400 था और अभी अराउंड 850 है, एकदम डबल से भी ज़्यादा, मोर देन डबल। और 10,000 लगभग ATL लैब है, अटल टिंकरिंग लैब इसको बोलते हैं, और एक ये हर स्कूल, मतलब मोस्टली स्कूल में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। स्टार्टअप स्पेस एंड AI पे भी इन्होंने बोला है कि इंडिया में लगभग 2.5 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, और इंडिया ने अभी रिसेंटली AI इम्पैक्ट समिट भी होस्ट किया था न्यू दिल्ली में। बायो इकोनॉमी पे, बायोटेक से जब भी क्वेश्चन आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं कि 2014 में बायो इकोनॉमी जो था वो लगभग 60,000 करोड़ था, और अभी ये लगभग 20 लाख करोड़ हो चुका है। EV पे है कि EV पे पहले जैसे था कि प्रीवियस डिकेड में लगभग 1.5 लाख EVs जो थे वो एनुअली सोल्ड होते थे, लेकिन लास्ट ईयर ये देखा गया है कि 25 लाख EVs को जो है वो सोल्ड किया गया है। एविएशन में कि MRO जो है वो नई अपॉर्चुनिटी खोलेगा, मेड इन इंडिया के एयरक्राफ्ट जो है वो अवेलेबल कराए जाएंगे। रूरल एम्पावरमेंट पे भी बोला गया है कि रूरल एम्पावरमेंट जो है वो स्वामित्व के थ्रू किस तरह से आया है। तो स्वामित्व के तहत लगभग 3.25 करोड़ फैमिली को प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप का भी नया एवेन्यूज़ जो है वो रूरल एरियाज़ में खोला गया है। तो ये देख सकते हैं आप, डिफेंस एक्सपोर्ट पे भी इन्होंने कहा है कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो लगभग 50 टाइम्स इंक्रीमेंट देखा गया है, और इंडिया जो है वो अभी अपने डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा को एक्सपोर्ट करती है। वुमेन लेड एम्पावरमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट पे भी इन्होंने बोला है कि लाखपति दीदी जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और लगभग 3 करोड़ लाखपति दीदी अभी इंडिया में हैं, और जनरली ये दलित, बैकवर्ड क्लास और ट्राइबल फैमिली से बिलोंग कर रही हैं। और अब सोशल सिक्योरिटी पे है कि किस तरह से उन्होंने सोशल सिक्योरिटी कवरेज को अपना एक्सपैंड किया है। तो जैसे 2014 से पहले लगभग 25 करोड़ लोगों के पास जो है वो सोशल सिक्योरिटी था, लेकिन आज यही बढ़ कर के 100 करोड़ इंडियन के पास में है, तो ये लगभग 4 टाइम्स है। आयुष्मान भारत में ये देखा गया है कि बेनिफिशियरी जो है वो ट्रीटमेंट जब भी कराती हैं तो उनका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम गया है। तो ये देखा गया है कि अगर जो भी फैमिलीज आयुष्मान भारत की मदद ले रही हैं तो ये अवॉइड कर रही हैं लगभग 2 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर। मतलब अगर आयुष्मान भारत नहीं होता तो ये 2 लाख करोड़ जो रुपीज़ है वो इन फैमिलीज़ के पॉकेट से गया होता। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक अचीवमेंट्स है आयुष्मान भारत का। अच्छा, जब मिस्टर मोदी जी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने सप्तधारा पे फोकस किया था, क्योंकि वो अपने स्पीच में बार बार सप्तधारा वर्ड यूज़ करते थे। तो ये सप्तधारा क्या है? ये 7 स्ट्रीम है नेशनल स्ट्रेंथ का, कि किस तरह से ये 7 स्ट्रीम जो है वो विकसित भारत बाई 2047 बनाएगा। तो मेन जो एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। तो पहला जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पावर पे इन्होंने फोकस किया है कि 0 डिफेक्ट क्वालिटी के थ्रू हम मैन्युफैक्चर करेंगे। एक कंप्लीट डोमेस्टिक वैल्यू चेन हमारा खुद का होगा, हम डिज़ाइन से लेकर के कंपोनेंट्स तक खुद ही बनाएंगे। अब दूसरा जो है वो एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग पे फोकस किया है कि हम एक इंटीग्रेटेड फार्म टू एक्सपोर्ट सप्लाई चेन बनाएंगे, और फोकस जो है वो मिलेट्स, मसाले पे, फ्रूट्स पे, तो इस तरह पे फोकस किया गया है, और एक केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग बनाने की बात करी है। अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे इन्होंने फोकस किया है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए। गति शक्ति बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है कि किस तरह से हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क्स बनाएंगे, रेलवेज, रोडवेज, हाई स्पीड रेल्स, एयरपोर्ट्स, इन सब पे फोकस रहेगा। सी पोर्ट्स। रक्षा शक्ति, डिफेंस पावर पे कि इंडिया जो है वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएगा, जो भी स्ट्रेटेजिक वेपन्स है उसमें। ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी पे किस तरह से हम जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इससे अचीव कर सकते हैं। तो फोकस हमारा ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइन
एंड कोस्टल जो भी रिसोर्सेज, ओशियन रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करना। इंडिया सॉफ्ट पावर, इंडिया जो है वो अपने सॉफ्ट पावर को यूज़ करके, जो भी जैसे सॉफ्ट पावर इंडिया के कल्चरल सॉफ्ट पावर है, तो इसको यूज़ करके इंडिया जो है वो एक विकसित भारत बाय 2047 बनेगा, जिसमें जैसे योगा, आयुर्वेद, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज़्म, ये सब चीज़ को प्रमोट करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंडिपेंडेंस डे के दिन यूज़ किया था मिस्टर मोदी जी ने। तो ये अगर आप अपने आंसर में यूज़ करते हैं तो आपके आंसर की क्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिकली इनरीच हो जाएगी। तो इसको आप जब भी अपने आंसर लिखें तो कोशिश करिए कि यूज़ करिए इसको, क्योंकि अगर आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे तो ये डेटा जो है वो याद भी हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।